अनाच्छादन। अनाच्छादन क्या होता है? अनाच्छादन के क्या प्रकार होते हैं? इससे पहले हम थोड़े से पिछले जो पढ़ाए गए जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर या पृथ्वी के आंतरिक भाग में या पृथ्वी के बाह्य भाग में 2 प्रकार के बल कार्यरत रहते हैं। उन 2 प्रकार के कार्यरत बलों में से एक जो बल होता है, जो धरातल पर विषमताएँ लाते हैं और कुछ ऐसे बल होते हैं, जो धरातल को वापस समतल बनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से धरातल को विषम बनाने का कार्य और धरातल को समतल बनाने का कार्य निरंतर चलता रहता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं और धरातल पर विषमता लाते हैं, उसे हम इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। और इसी इंडोजेनेटिक फोर्स द्वारा जो विषमताएं धरातल पर उत्पन्न की जाती है, यानी उबड़-खाबड़ धरातल बना दिया, कहीं पर पहाड़ बना दिया, कहीं पर गड्ढा बना दिया, तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, उन्हें वापस काट-काट के समतल बनाने का जो कार्य किया जाता है, वो किया जाता है एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा। जो इंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं, उन्हें हम हिंदी में अंतर्जात बल के नाम से जानते हैं और वहीं जो समतल स्थापत जो शक्तियां हैं, उन्हें हम एक्सोजेनेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो शक्तियां हैं, चाहे इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल फोर्सेज हो, वे फोर्सेज ऑफ ग्रेडेशन है, जो विवर्तनिक शक्तियों के विरुद्ध कार्य करती है। यानी जो टेक्टोनिक फोर्स जो होते हैं, जो धरातल को ऊंचा नीचा बना देते हैं, वहीं जो ग्रेडेशन जो फोर्सेस है, वह इनको समतल बनाने का कार्य करते हैं। तो ग्रेडेशन में जो प्रक्रियाएं या जो प्रोसेस चलती है, उन्हें हम डेनुडेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अब इस डेनुडेशन की प्रक्रिया में 2 कार्य प्रमुख रूप से होते हैं। यानी जो डिग्रेडेशन होगा, उस डिग्रेडेशन की जो प्रक्रिया में जो बल लगते हैं या उसको समतल बनाने का जो कार्य करते हैं, उन्हें या उस प्रक्रिया को हम अनावृतीकरण या अनाच्छादन या डेनुडेशन कहते हैं। अब इस अनाच्छादन प्रक्रिया के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 3 क्रियाओं को शामिल करते हैं। अब वो 3 प्रक्रियाएं कौन-कौन सी है? ये 3 जो बल या जो कार्य होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वैदरिंग की। अपक्षय। अब अपक्षय में क्या होता है? वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो अपक्षय, अपरदन, उसका ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो पदार्थ टूट गए उनका किस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और लास्ट में किस प्रकार से उनका डिपोजिशन होता है, किस जगह पर उसे निक्षेपित किया जाता है, उन सभी क्रियाओं को मिलाकर हम अपक्षय के नाम से जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपक्षय क्या होता है? तो अपक्षय की परिभाषा और उसके अर्थ के बारे में जानते हैं कि अपक्षय का अर्थ क्या है? कि चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना और फूटना। यानी कोई चट्टान अपने ही स्थान पर अपने आप टूट जाती है। अपने आप टूटने का अर्थ होता है कि उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं कि जिस जगह पर, यानी ट्रांसपोर्टेशन को शामिल नहीं किया गया, नहीं कोई चीज इसको तोड़कर कह सकते कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही, अपने ही स्थान पर जहां पर वो चट्टान है, वह चट्टान जब टूट जाती है या टूट कर बिखर जाती है, तो उसे हम अपक्षय कहते हैं। उससे उस चट्टान विशेष या स्थान विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत हम चट्टान चूर्ण के परिवहन को, यानी ट्रांसपोर्टेशन को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क होता है वो इरोजन प्रोसेस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कि इरोजन के जो एजेंट्स होते हैं, अब इरोजन के एजेंट्स कौन कौन से हैं, तो हम बात करेंगे रिवर्स की, ग्लेशियर्स की, विंड की। तो ये एजेंट्स हैं इरोजन के, लेकिन यहाँ पर इरोजन नहीं हो रहा, केवल डेनुडेशन प्रक्रिया का अपक्षय होता है। तो अनच्छादन या डेनुडेशन में अपक्षय तथा अपरदन दोनों क्रियाओं को हम शामिल करते हैं। अगर दोनों में अंतर देखें कि अपरदन और अपक्षय में क्या अंतर है, यानी इरोजन एंड
आपके वेदरिंग में क्या अंतर है, तो आप देखेंगे कि वेदरिंग जो है यानी जिसे अपक्षय कहा जाता है, तो वेदरिंग की प्रक्रिया में केवल स्थैतिक क्रिया तथा अपर्दन में गतिशील क्रिया होती है। स्थैतिक क्रिया का अर्थ होता है स्टेबल, वह अपने ही स्थान पर स्टेबल है। वहीं जिस जगह पर वो टूट कर बिखर रही है, किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो रही, वहीं पर टूट के बिखर गई। वहीं आप दूसरी बात का अगर बात करें कि जो अपरदन की जो प्रक्रिया है यानी इरोजन की जो प्रक्रिया है वो डायनामिक है, वो गतिशील है, गत्यात्मक है। जो पदार्थ टूटे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है। फिर हम बात करते हैं कि अनाच्छादन प्रक्रिया क्या है। तो अनाच्छादन के अंतर्गत डेनोटेशन की जो प्रोसेस रहेगी उसको हम कह सकते हैं कि स्टेबल भी रहेगा और डायनेमिक भी रहेगा, यानी स्टैटिक अपने ही स्थान पर वह हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं अपक्षय, और अगर मूवमेंट हो रही है तो उसे हम कहेंगे अपर्दन। अब स्थैतिक क्या है, तो चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट फूट। तो अपक्षय को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटित या विघटन या वियोजन द्वारा ढीली पड़कर विदीर्ण होकर अपने ही स्थान पर बिखर कर रह जाती। तो इस प्रकार से हमने कहा कि अपक्षय की क्रिया के अंतर्गत जो चट्टानें हैं वह अपने ही स्थान पर विघटित हो जाती है, यानी उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और उसका डिकम्पोजिशन होता है। तो डिसइंटीग्रेशन या वियोजन यानी डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया के कारण जब कोई चट्टान टूटकर बिखर जाती है तो उसे हम अपक्षय कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये प्रक्रिया होती कैसे है? कौन कौन से एजेंट्स हैं जो किसी चट्टान को अपने ही जगह पर तोड़ देती है? किस प्रकार से उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, किस प्रकार से उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो इस प्रक्रिया को हम समझेंगे अपक्षय के अंतर्गत। इससे पहले हमने जाना है कि जो डेनोटेशन की प्रोसेस है उसमें दो प्रकार की प्रक्रिया, यानी अनाच्छादन के अंतर्गत हम दो प्रकार की, एक स्टैटिक और दूसरा है मोबाइल। स्टैटिक जो होता है अपक्षय के रूप में, वेदरिंग के रूप में, यानी इन सिटू अपने ही स्थान पर टूटने की प्रक्रिया, इन सिटू प्रोसेस। और इस प्रकार की प्रक्रिया में चट्टान वहीं पर टूट कर बिखर जाएगी। और दूसरा जिस प्रकार से गतिशील प्रक्रम कहा जा सकता है, मोबाइल प्रोसेस, तो बहता हुआ पानी, नदी, पवन, हिमानी, लहरें, ये चट्टानों को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जो टूटे हुए जो पदार्थ होते हैं उसे कहीं और ला और किसी स्थान पर ले जाकर डिपॉजिट कर लेते हैं। तो ये दोनों में फर्क होता है और समझते हैं। अपक्षय की प्रक्रिया को हम कंटिन्यू करते हैं कि हमने देखा कि इसके अंतर्गत दो शब्द, एक तो आया विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन और दूसरा आया वियोजन यानी डीकम्पोजिशन। अगर हम विभिन्न भौतिक प्रक्रियाओं की बात करें तो भौतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ताप यानी हीट, तुषारपात यानी फ्रॉस्ट यानी जो बर्फ जमना या बर्फ का गिरना, या जल यानी वाटर द्वारा, इनके द्वारा जब चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं तो हम विघटन कहते हैं, यानी उसे कहेंगे डिसइंटीग्रेशन। किसके द्वारा डिसइंटीग्रेशन किसके द्वारा हो रहा है? एक तो हो रहा है हीट से, एक हो रहा है फ्रॉस्ट से और एक हो रहा है वाटर से। तो तापमान बढ़ने या कम होने से, बर्फ के जमने तथा पिघलने से तथा किसी चट्टान में जल घुसकर उसको ढीला करने में, उसकी संरचना को कमजोर करने में इनका योगदान रहता है। तो इस प्रक्रिया को हम विघटन या डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कुछ केमिकल जो एजेंट्स है
अगर वो किसी प्रकार से चट्टान को अगर कमजोर करते हैं, उसको डायलेट करते हैं, उसको घोल देते हैं या उसको कमजोर कर लेते हैं, तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेशन, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब किसी चट्टान को कमजोर करती है, किसी पदार्थ को कमजोर करती है। हाइड्रेशन, जब जल किसी चट्टान को कमजोर कर रहा है। कार्बोनेशन, यानी कार्बन किसी चट्टान को कमजोर कर रहा है। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, जो चट्टानें कमजोर होती है या ढीले होती है, उसको हम वियोजन कहते हैं, यानी इसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो दोनों में फर्क आपको पता चल गया होगा कि डिसइंटीग्रेशन किससे होता है। तो डिसइंटीग्रेशन होता है ताप से, बर्फ से या पानी से। और अगर हम बात करें वियोजन, तो वियोजन होता है रासायनिक पदार्थों से या रासायनिक कारकों से, जिसमें ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन और कार्बोनेशन को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन के कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है और फिर धीरे धीरे टूटकर बिखर जाती है। अब दूसरी जो विशेषता है, अपने स्थान पर विदीर्ण होना। और इस प्रकार अपक्षय में हम बात करें, विदीर्ण का अर्थ होता है अपने स्थान पर टूटकर बिखरना। बढ़ते हैं आगे कि हमने देखा कि जो अपक्षय है, उस अपक्षय में ट्रांसपोर्टेशन का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं रहता, किसी प्रकार का रोल ट्रांसपोर्टेशन का नहीं रहता। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को ऐड करेंगे तो वह प्रक्रिया हमारे इरोजन में काउंट की जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क इसके अंतर्गत नहीं होता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अपक्षय क्या है। क्या है वेदरिंग? तो वेदरिंग ताप यानी हीट, वाटर एंड विंड, ताप, जल और वायु तथा प्राणियों के कार्य, यानी कुछ जीव हैं वो भी अपक्षय का कार्य कर सकते हैं, जिनके द्वारा यांत्रिक यानी मैकेनिकली और केमिकली यानी रासायनिक परिवर्तनों से चट्टान अपने ही स्थान पर ही टूट जाती है। ये जरूर याद रखिए, स्टैटिक, ये जो प्रोसेस होती है वो स्टैटिक होती है, स्टेबल होती है, उसी जगह पर होती है। अगर स्टेबल या स्टैटिक नहीं लिखते हैं तो हम उसे अपेक्षा नहीं कर सकते। अपक्षय, अपने ही स्थान पर क्षय, क्षय का अर्थ होता है उसका ह्रास, उसका डिग्रेशन, उसका टूटना। तो इस प्रकार से हम अपक्षय को परिभाषित कर। तो इस प्रकार से हमने बात की कि अपक्षय क्या होता है। तो अपक्षय का एक बार पुनः मैं आपको साधारण शब्दों में बता देता हूं कि weathering is a total effect of all the various subaerial process that cooperate in bringing about the decay and disintegration of rocks, provided that no large scale transport of the Lugend product in involved। अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रमों का प्रभाव है जो शैलों के विनाश एवं विघटन में सहायक होते हैं, बशर्ते कि ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन न हो। एक परिभाषा और लॉबक महोदय के अनुसार दी गई है कि शैल विघटन यानी रॉक डिसइंटीग्रेशन तथा अपघटन यानी डिकम्पोजिशन की प्रक्रियाएं अपक्षय कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि अपक्षय एक स्टैटिक प्रोसेस है जिसके द्वारा रॉक्स यानी शैल अपने ही स्थान पर टूटकर ढीली पड़कर बिखर जाती है। और इसके अंतर्गत हम दो प्रकार के प्रोसेस को, दो प्रकार के एजेंट्स को हम शामिल करते हैं। सबसे पहला हमने बात की भौतिक प्रक्रम यानी फिजिकल प्रोसेस,
अब फिजिकल प्रोसेस के अंतर्गत मैंने कहा कि अगर तापमान घटता है या कम होता है, बर्फ जमता है और पिघलता है, जीव जंतु या वनस्पति द्वारा जब चट्टानों का डिसइंटीग्रेशन होता है या अपदलन एक्सफोलिएशन होता है, तो उसे हम भौतिक प्रक्रम कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पर एक होता है रासायनिक प्रक्रम, केमिकल प्रोसेस। इस प्रक्रिया में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जब चट्टान में यानी रॉक्स में कुछ केमिकल चेंजेज आते हैं, जिससे उस चट्टान के जो कण हैं वह ढीले हो जाते हैं और वह डिकम्पोज हो जाती हैं, वो टूट कर बिखरने लगती है। यानी जब पाला, ताप, कोहरा, वर्षा इत्यादि से कोई चट्टान पड़े पड़े ही रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जीवों द्वारा उसका डिकम्पोजिशन हो जाए या टूट फूट जाए, तो इस प्रकार के अपक्षय को हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। धन्यवाद।